जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हमारे फादर किसान हैं, माता मेरी मदर जो है होम मेकर हैं, और बहुत छोटी हम लोगों की खेती किसानी भी बहुत कम ज़मीन है हमारी। और अभी प्रीलिम्स का नेचर ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चीज़ें हैं। तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी तैयारी आप प्रीलिम्स की कर लेते हो। तो देखिए मैंने हाईलाइटर भी लगा रखा है और अंडरलाइन भी कर रखा, तो ये इसको इस तरह से फिर हमने पढ़ाई किया, और इसके भी शॉर्ट नोट्स हमने तैयार कर लिए थे, तो उन शॉर्ट नोट्स को मैं रिवाइज करता था। ऐसे ही ये मैंने एसडीजी बना रखे हैं, ये यूएन के एसडीजी हैं, एसडीजी 1 से लेके एसडीजी 17 तक, ये 1 से 6 तक इसमें, 7 से 12 तक। ये मैंने इंडिया का जो फिजिकल मैप लगा रखा है, उसके साथ ही इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप जो कि ज्योग्राफी में बहुत सारा मैप्स का यूज होता है, उसके बाद उसके लिए प्रीलिम्स में भी बहुत सारे मैप्स के क्वेश्चन आते हैं। करके कोई आप जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हैं उसको अगर प्रूव करेंगे तो वो बहुत अधिक होता है। हम जैसे अब इसमें उपयोगितावादी सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो उपयोगितावाद के फायदे पढ़ते हैं, लेकिन उपयोगितावाद का विरोध भी बहुत है। स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए मैंने किया कि जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने सॉल्व की करीब पहले जो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट, दोनों में मैंने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए। उन टेस्ट का मैं जो सॉल्यूशन होता था, उस सॉल्यूशन को डिटेल्स में पढ़ते थे, फिर उसमें जो चीज़ें हमें नहीं आ रही है उनको हम एक डायरी में एक जगह नोट करते थे। नोट्स का प्रोसेस ये है कि मैंने कभी लेंदी नोट्स नहीं बनाए, मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो लेंदी नोट्स कई बच्चों का होता है कि वो पहले लेंदी नोट्स बनाते हैं फिर शॉर्ट नोट्स की तरफ जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं आनंद कुमार सिंह सर, जिनका 206 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है हिंदी मीडियम से। इसके पहले सर का 533 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा सर का यूपी पीसीएस में भी सिलेक्शन हो रखा है। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, उनकी स्ट्रेटजी जानते हैं, उनकी बुक लिस्ट जानते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को मैं अपना रूम टूर कराता हूँ। ये मेरा रूम है, आइए आपको दिखाते हैं। ये मैंने इंडिया का जो फिजिकल मैप लगा रखा है, उसके साथ ही इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप जो कि ज्योग्राफी में बहुत सारा मैप्स का यूज होता है, उसके बाद उसके लिए प्रीलिम्स में भी बहुत सारे मैप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माउंटेन प्लेट्यू या रिवर्स के बारे में, माउंटेन रेंजेस का जो सीक्वेंस है वो देख सकते हैं। उसके साथ ही मैंने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे स्टिकी नोट्स, ये मेरा स्टडी टेबल है, उसके सामने मैंने अपना स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं। तो जैसे ये वस्तुनिष्ठता की ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा बस 3 लाइन में मैंने लिख रखी है। इसमें सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ निष्ठा की मैंने 3-4 लाइन में लिख रखी है। ऐसे ही ये मैंने एसडीजी बना रखे हैं, ये यूएन के एसडीजी हैं, एसडीजी 1 से लेके एसडीजी 17 तक, ये 1 से 6 तक इसमें, 7 से 12 तक यहाँ। तो ऐसे मैंने बना रखा है। उसके बाद ही इधर ये मेरी भारत का संविधान है जो प्लस परमेश का से लिया गया है। ये इसमें प्रस्तावना है, इसके अनुच्छेद हैं, जो मूल अधिकार है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। तो वो एक जो कीवर्ड्स हैं किसी भी आर्टिकल के, वो कीवर्ड्स आप यहाँ से याद कर सकते हैं, और उसका फिर आप जब सेकेंड पेपर लिख रहे हैं पॉलिटी का तो वहाँ यूज आता है। उसके साथ ही आप एसए में यूज कर सकते हैं। 4th पेपर में आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल अगर कहीं आपको डालना है तो यहाँ से चीज़ों को यूज करके आप जो है लिख सकते हैं। फिर संविधान का स्रोत हमारा क्या है, उसमें ये चीज़ें दे रखी हैं। अलग अलग समितियाँ कैसे हैं बनी थी, उनका क्या क्या रिकमेंडेशन था, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है, तो ये कर सकते हैं। फिर ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप मैंने लगा रखा है। तो वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में कौन सी झील कहाँ है, नदी कहाँ है, वो सब चीज़ें, बाकी अलग अलग कंट्री की जो सीमा लगती है वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, और मेंस में भी जब हम लिखते हैं आईआर में तो इसको मैप को हम बना सकते हैं। तो ऐसे फिर इतिहास का मैंने नोट्स लगा रखा है, वहाँ कालखंड वाइज अलग अलग शासकों का और अलग अलग काल में क्या क्या उनके काम रहे, क्या उपलब्धियाँ रहीं, वो उससे मैं देख लेता था। तो इस तरह से मैं अपने रूम को मैंने अरेंज किया हुआ था, और मेरी स्टडी मैं यही रूम में ही अपने स्टडी करता था। तो मैं पूरा टाइम मेरा रूम के अंदर ही बीतता था। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हाई स्कूल तक अपने गांव के पास गांव से ही किया हुआ है।
उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट लखनऊ से नेशनल इंटर कॉलेज से किया है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, बीए मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में किया है। उसके बाद मैंने डीयू में मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था, तो उसको मैंने 1 साल किया, फिर उसे ड्रॉप कर दिया। ओके सर, सो आपका अटेम्प्ट कौन सा था सर, ये जो इस बार आपका सिलेक्शन? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। ओके सर, सो सबसे पहले आप अपने अटेम्प्ट की जर्नी बता दीजिए, कौन सा अटेम्प्ट दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा, फिर कहाँ सिलेक्शन हुआ? मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2017 में दिया और उसमें मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उस समय मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है और मेंस को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने 1 साल का गैप लिया। फिर मैंने 19 का अटेम्प्ट दिया, तो 19 में कुछ कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई मुझे, उस कारण से फिर से मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद मेरा 2020 में तीसरा अटेम्प्ट था, तो तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, जिसमें जैसा आपने कहा 533 मेरी रैंक थी, जिसमें मुझे IRS मिला था, इनकम टैक्स में मैं अभी हूँ। उसके बाद ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, इसमें भी मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारा क्वालिफाई किया और 206 रैंक। राइट सर, सो सर जब आप प्रिपरेशन का आपने सोचा यूपीएससी का, जैसे कि आपने बताया अपने गांव से रहकर आप स्कूलिंग वगैरह की स्टार्टिंग की, तो कब आपने सोचा था कि आपको यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है, फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? मैं जब इंटरमीडिएट में था तो लखनऊ में हम रहते थे, मेरे बड़े भाई अनुज सिंह, तो हम दोनों लोग साथ में रहते थे। तो एक दिन ऐसे बात करते करते मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा कि अब तुम पढ़ने में अच्छे हो तो क्यों ना सिविल सर्विस ट्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब IAS PCS के बारे में मैं सुनता रहता था तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाना समझा, तो मुझे लगा कि हाँ ये करियर मेरे लिए ठीक है। और फिर मैंने सिलेबस देखा तो उसमें ज़्यादातर सोशल साइंस के सब चीज़ें थी उसमें आती सिलेबस में, तो मेरा इंटरेस्ट भी सोशल साइंस में काफ़ी अच्छा था, हालांकि मैं इंटरमीडिएट तक मैथ से पढ़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने BA में एडमिशन BHU में ले लिया, तो वहाँ मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी इसीलिए रखे कि वो सिविल सर्विस की जर्नी में मुझे सहयोग करेंगे। राइट सर, सो जब आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में आते हो तो पता नहीं होता कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट की जाए, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी जाए, तो सर इसके बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन को एक्चुअली? मेरी प्रिपरेशन तो मैं कहूँगा कि ग्रेजुएशन डेज से ही मैंने उसके बारे में कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो ग्रेजुएशन में जो भी बुक्स में हम पढ़ते थे, तो मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, तो हिस्ट्री में मुझे मतलब काफ़ी डेप्थ में पढ़ने का वहाँ मौका मिला, तो उन सारे जो सोर्सेस होते थे उनको मैं पढ़ता था। उसके साथ ही जो मेरे सब्जेक्ट से अलग सब्जेक्ट थे, जैसे ज्योग्राफी था, थोड़ा सोशल जो सोशियोलॉजी के से रिलेट करके जो सब्जेक्ट हैं जिसमें सोशल इश्यूज UPSC में, उन बुक्स को भी मैं पढ़ता रहता था, लाइब्रेरी रेगुलर जाता था BHU में। उसके बाद जब मैंने एक फॉर्म तरीके से जब स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ मैंने फिर NCERTs को मैंने प्रीफर किया शुरुआती अपनी बेसिक्स के लिए, तो NCERTs को पहले किया। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे आप बिपिन चंद्रा पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, तो इन सब तरह की बुक्स को भी फॉलो किया। उसके साथ ही कोचिंग के कुछ नोट्स को मैंने कुछ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसमें हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है सोर्स, तो कुछ कोचिंग के नोट्स के थ्रू मैंने हेल्प लेकर के उससे कंप्लीट किया। राइट सर, सो सर जैसे कि आपका लास्ट टाइम सिलेक्शन हो गया था सर, है ना, और UPSC काफ़ी अनप्रिडिक्ट होता है, आपको ही पता है सर, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, फिर अगला अटेम्प्ट देते हैं, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सर आपको भी आपकी ड्रीम जॉब मिलने वाली है, तो सर आपका क्या रिएक्शन था अभी आपने जब आज रिजल्ट देखा उस टाइम पर, आपकी फैमिली वालों का, आपका फ्रेंड्स का? जब रिजल्ट मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जिस चीज़ के लिए इतने सालों से लगातार लगे हुए थे, 2017 से लेकर ये 5 साल हो गए, तो हाँ मुझे सफलता 2 बार मिली, लेकिन मैं IAS के लिए ही प्रिपरेशन करने आया था, तो मुझे IAS नहीं मिला था, तो इसलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे दोस्त थे हमारे साथ में, तो फिर हम लोग हक कर लिए एक दूसरे को। उसके बाद मैंने घर पे बताया, घर में सब खुशी के मारे सब रोने लगे, उनके आंसू निकल आए, तो हाँ बहुत खुशी हुई सबको। ओके, सो सर जैसे कि आप अभी 19 में एक्चुअल में कहा जाए तो आपका रियल में अटेम्प्ट देना आपने स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो लोग ऐसे ही दे देते हैं, तैयारी नहीं होती है। तो सर कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था, और आपके मन में डेफिनेटली ये सारी बातें गूंज रही होंगी कि हाँ कैसे क्या, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे, मतलब कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से जा रहा हूँ, ठीक है सिलेक्शन होगा, किस तरीके से किया सर अपने आप को? डर जरूर रहता है, क्योंकि कई सालों से रिजल्ट ऐसे बहुत अच्छा नहीं आ रहा था,
पर इस बार तो ठीक आया है जी। पर कुछ मोटिवेशन के पॉइंट्स थे जहाँ से लगता था कि हाँ मतलब हम कर सकते हैं। कई सारे ऐसे रिजल्ट थे जो पिछले 3-4 साल पहले थे, जो बहुत अच्छी रैंक आई थी, जैसे निशान जैन है, गंगा सिंह हैं, और भी कई लोग हैं जिनके बहुत अच्छी रैंक थी। तो उन लोगों को देख करके लगता था कि ये हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं और इतनी अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो अगर हम भी ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो शायद उसके आसपास कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे और आईएएस मिल जाएगा। तो वो मोटिवेशन का पॉइंट था कि लोगों को देख के प्रेरणा मिलती थी। राइट सर। सो सर अभी जैसे कि हिंदी मीडियम को आपने बताया, सर हिंदी मीडियम से जब आपने तैयारी करने स्टार्ट करी तो सर स्ट्रेटजी बताइए एक्चुअल में कि आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी डिटेल में सर। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैंने मेंस की तैयारी की। मैं आपको सच बताऊं तो मेंस के दौरान मैंने जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीज़ें, उनको मैं समझने की कोशिश करता था। और अभी प्रीलिम्स का नेचर ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों चीज़ें हैं। तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी तैयारी आप प्रीलिम्स की कर लेते हो। उसके बाद तो वो जो मेंस के नोट्स को पढ़ा, उसके मैंने नोट्स तैयार किए। उसके बाद स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए मैंने किया कि जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं, टेस्ट सीरीज हम लोगों ने सॉल्व की करीब पहले जो मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट, दोनों में मैंने बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए। उन टेस्ट का मैं जो सॉल्यूशन होता था उस सॉल्यूशन को डिटेल्स में पढ़ते थे। फिर उसमें जो चीज़ें हमें नहीं आ रही है उनको हम एक डायरी में एक जगह नोट करते थे। और जो बुक्स जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, उनमें जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं जिनको कई बार दिखता है कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उनको नोट कर लेते थे। फिर उसका बार बार रिवीजन करते थे। तो ये और फिर कुछ मतलब टेस्ट पेपर जैसे मैंने बताया खूब सॉल्व करते थे। तो बेसिकली मोटी मेरी स्ट्रेटजी यही थी। ओके सो सर प्रीलिम्स में आप कितने एवरेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हो? प्रीलिम्स में तो 90 प्लस ही अटेम्प्ट करते हैं। 90 प्लस ही अटेम्प्ट करते हो। सो सर जैसे आपने अभी मॉक का बताया, तो मॉक में कितने मार्क्स आते थे? देन आप जब रियल एग्जाम में देते थे तो वो किस तरीके से हेल्प किए और मार्क्स वगैरह, क्योंकि डेफिनेटली हम मॉक्स देते हैं तो अंदाजा लगा लेते हैं कितने आ सकते हैं। मॉक में भी मुझे लगता है कि कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, कुछ की नहीं अच्छी है, तो वो वेरी करता है। हाँ, पर अगर फुल टेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ मुझे लगता है जो एवरेज मेरा करीब 100 के आसपास, 100-110 ऐसे रहता था यहाँ पर मॉक में, और मेरा वहाँ भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट हुआ है। राइट सर। इस बार कट ऑफ काफ़ी कम आ रहा है वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल से 87 आई थिंक। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इस बार का पेपर भी टफ था, इसलिए कट ऑफ बहुत नीचे आई है। बहुत अधिक, मतलब जो अभी 3-4 साल से पेपर आ रहे थे तो 20 और 21 का 2 साल का पेपर बहुत अलग था। तो वो कट ऑफ तो नीचे आना एकदम मतलब निश्चित ही था कि आएगी। ओके सो अभी आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आपने बोला कि ऐसे में लास्ट ईयर जो नंबर आए थे उतने इस बार आ जाते तो और अच्छा रैंक आ जाता है। तो सर ऐसे और एथिक्स दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं मेंस में। इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रहने के चांसेस रहते हैं। तो सर हिंदी मीडियम के खासतौर पर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? एस्से के लिए तो मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी एस्से आ रहा है तो आपको खास करके तीन सब्जेक्ट अगर उसमें हम मैं पॉइंट आउट करूं, एक तो है कि आप जो इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है और सोशल इश्यूज, उसको आप बहुत अच्छे से अगर प्रिपरेशन है। उसके बाद आप जो IR एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब से रिलेट करके जो भी चीज़ें आप थ्योरी के बेसिस पे या IR में जो पढ़ते हैं वो, और फिर एथिक्स का जो पेपर है, इन 3 पेपर्स की अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है वो फिर आपको एस्से में बहुत हेल्प करने वाली है। और उसके साथ ही एस्से के लिए स्पेसिफिक में कुछ मैं क्या करता था कि कुछ कोटेशंस नोट करता था, कुछ कविताएं हैं, कुछ ऐसे कुछ डायलॉग हैं, किसी के बहुत अच्छे डायलॉग हैं, या कुछ जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज को भी मैं नोट डाउन कर लेता था, उनको एस्से में मैं यूज करता था। तो पिछली बार तो मेरा एस्से में 139 मार्क्स था, हालांकि इस बार कुछ कम हुआ है। तो राइट सर। ओके सो जैसे कि अभी आप बता रहे थे जो नोट्स आप बनाते हो, तो सर नोट्स क्या सोच के बनाते हो? जैसे लक्ष्मीकांत से नोट्स बना रहे हैं तो क्या सारा लक्ष्मीकांत थोड़ी ना लिखना है, तो कैसे आप नोट्स निकालने का कोशिश? नोट्स का प्रोसेस ये है कि मैंने कभी लेंदी नोट्स नहीं बनाए, मैंने हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो लेंदी नोट्स कई बच्चों का होता है कि वो पहले लेंदी नोट्स बनाते हैं फिर शॉर्ट नोट्स की तरफ जाते हैं। मैंने ये नहीं किया, मैंने बुक्स को ही 3-4 बार 5 बार पढ़ा। उसके बाद उसमें से जो चीज़ें मुझे लगी कि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं या फैक्ट है कुछ, या उसके कई बार होता है कि किसी चीज़ के 2-3-4 उसके एस्पेक्ट हैं या डायमेंशंस हैं,
उनको मैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। बाकी जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसमें समझाया गया, उसको मैंने छोड़ दिया। फिर वो मेरी समझ के अंदर, मतलब मैंने उसको समझा हुआ है, तो वो जब पॉइंट्स को मैं देखता हूँ कि मैंने लक्ष्मीकांत का कोई चैप्टर, जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसको मैंने 3 से 4-5 पेज में बस मैंने कर लिया। और उसको जब मैंने उसके सारे पॉइंट्स के थ्रू जब मैं गया, तो मुझे सारी उसकी पिक्चर क्लियर हो गई। तो फिर ऐसे मैं नोट्स मेकिंग करता था। राइट सर, जैसे कि टाइम टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, तो टाइम टेबल एक्चुअल में आप क्या फॉलो करते थे? टाइम टेबल तो मैंने ऐसे बना रखा था, मैंने दिन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। कि जो मैं सुबह उठ के और जो दोपहर लंच के पहले का जो टाइम था, उसको मैं जीएस में पढ़ता था। तो वो जो 4-5 घंटे का पीरियड है, वो उसमें मैं जीएस ही केवल पढ़ता था। उसके बाद जब लंच के बाद और शाम को जो हमारी चाय पीते हैं, उसके बीच में मैं ऑप्शनल पढ़ता था। और ये मोटा मोटी मेरा ये अभी जब जितनी जर्नी रही, उसमें मैं यही फॉलो करता रहा। उसके बाद जो शाम का टाइम होता है, जब आप वही 8-9 बजे 10 बजे इस पीरियड में जो 2 घंटे का करीब 2.5 घंटे का टाइम होता था, उसमें मैं करंट अफेयर्स पढ़ता था। संसद टीवी के थ्रू मैं उसके डिबेट्स को देखता था, और जो भी मैं करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनको पुराने करंट अफेयर्स को रिवीजन करना और नए को पढ़ना, ये उस टाइम पे मैं करता था। ओके, सो सर आंसर राइटिंग जो आप करते हो, तो कितने क्वेश्चंस अराउंड आप लिखते थे, या फिर आंसर राइटिंग कब करते थे आप? जैसे कि मेंस का जो प्रीलिम्स के बाद जो टाइम बचता है 2-2.5 महीने 3 महीने का, उस टाइम पे करते थे या फिर पहले से करते थे? आंसर राइटिंग तो मैं जब ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया था एक सीरियस तरीके से। तो आज पूरे जब मैं उस दौरान जब ऑप्शनल की तैयारी करता रहा, तो आंसर राइटिंग मैंने कर लिया। उससे मुझे एक आंसर राइटिंग का सेंस आ गया कि हाँ, ये एक पैमाना है जिस पे हम आंसर राइटिंग अच्छा कर सकते हैं। फिर जीएस की जब मैं पढ़ाई करता था, तो जब मैं शुरुआती फेज में था, तो मैं लिखता था, रेगुलर लिखता था, और उसको चेक भी करते थे। हम लोग 3 दोस्त थे, तो आपस में डिस्कस कर लेते थे। उसके बाद जब एक सीरियस तरीके से आप कहें, तो वो तो शुरू हुआ प्रीलिम्स के बाद ही, लेकिन उसके पहले मैंने बहुत सारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया हुआ था। अब ये कभी कभी होता था कि 2 महीने 3 महीने मैं लगातार कर रहा हूँ, बीच में छूट गया तो 1-2 महीने नहीं हो पाए, या शायद वो किसी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं, या कोई मैं पीसीएस का भी एग्जाम साथ साथ देता था, तो वहाँ कुछ एग्जाम लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे में कभी कभी बीच में ब्रेक होता था, पर मैं करता रहता था। और सीरियस होकर के कि फुल टेस्ट देना है 20 क्वेश्चंस के, वो फिर प्रीलिम्स के बाद। सो सर, जैसे कि आपने अपने ऑप्शनल के बारे में बताया, तो सर आपको क्या लगता है कि ऑप्शनल कितना ज़्यादा सपोर्टिंग रहा है आपकी सफलता में? क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, अदर जो जीएस के पोर्शन होते हैं, फिर इवन प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब ऑप्शनल का तो बहुत वेटेज होता है। ऑप्शनल तो आप देखिए, आपका ऑप्शनल में तो ऑप्शनल काम ही आता है, उसके साथ ही ऑप्शनल आपका जीएस फर्स्ट, मेरा ऑप्शनल जीएस फर्स्ट में काम आया हिस्ट्री। उसके साथ ही मैंने हिस्ट्री का यूज एस्से में बहुत ज़्यादा किया, तो एस्से में भी मुझे हिस्ट्री बहुत काम आया। तो और इस बार मुझे ऑप्शनल में 288 नंबर मिला है। तो मुझे लगता है कि मेरी अच्छी रैंक के पीछे ऑप्शनल का बहुत योगदान है, और जीएस में मुझे 420 नंबर मिले हैं, जो बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो मुझे लगता है इन्हीं 2 ने मेरा बहुत सहयोग किया इस बार इस रैंक तक पहुंचने में। राइट सर, सो सर एक और चीज़ रहती है, कुछ स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में जाके निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो करीब 1-1.5 साल या फिर मतलब इतने ही पढ़ते होंगे, और नॉर्मली कहा जाता है कि अगर 1 साल अच्छे से पढ़ोगे तो यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। तो सर जो आपने लास्ट अटैम्प्ट दिया था, जब आपका 533 रैंक आया था, देन अभी आप जब आप 1 साल बाद दे रहे एग्जाम दूसरा दिया था, तो सर क्या आप उसी एफिशिएंसी के साथ पढ़ते थे? ऐसा कि नहीं ठीक है, मेरा तो रैंक आ रखा है, इस बार दूंगा, थोड़ा सा पढ़ लूंगा, लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, तो किसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने पढ़ाई तो मतलब काफ़ी की उस जो बीच में जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कम समय मिला था, रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ टाइम तो उसको सेलिब्रेट करने में लगा। फिर मुझे शायद लगता है हफ्ते 10 दिन मुझे प्रीलिम्स पढ़ने का मौका मिला, और फिर उसमें भी तमाम फ़ोन आते थे, कॉल्स आती थी, तो उनको भी अटेंड करना। लेकिन जब मैंने प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद जो मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो 3-3.5 महीने का टाइम था, उसमें मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, और मेरे मार्क्स पिछली बार ऑप्शनल में और जीएस में ही कम थे, तो ऑप्शनल और जीएस पे मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी। तो जब मैंने ऑप्शनल में ये था कि बहुत सारे मैंने हिस्टोग्राफी का यूज नहीं किया था, और उसके साथ ही सोर्सेज का यूज नहीं किया था। हिस्ट्री में बहुत उसका इंपॉर्टेंस है, तो इस बार मैंने हिस्टोग्राफी और सोर्सेज का यूज किया, तो मेरे मार्क्स 253 पिछली बार थे, उसके बजाय आपकी बार 288 नंबर आए। और जीएस में मैंने कीवर्ड्स में नहीं यूज कर पा रहा था पिछली बार,
और उसके साथ ही जो डेटा होता है, डेटा का यूज मैं कम कर पाया था पिछली बार। इन दो चीज़ों को मैंने बहुत मतलब इस बार उसी पे मेन काम किया कि किस तरह से मैं डेटा को कलेक्ट करूं, कीवर्ड्स को लेकर के आऊं और एक आंसर की फ्रेमिंग कैसे अच्छे से करूं। ये 3 चीज़ों पर मैंने बहुत मेहनत की। तो पिछली बार मेरा 338 नंबर जीएस में था और इस बार मेरा 420 नंबर आया। राइट सर। सो जो करंट अफेयर्स है सर, करंट अफेयर्स के बारे में बताइए कि आपने करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार किया, और नॉर्मल स्टूडेंट्स को जैसे कि अभी जो 22 वाला दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनको कितने टाइम का कंप्लीट करना चाहिए प्रिपरेशन? करंट अफेयर्स तो आप ये है कि मैं विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आती है और 365 इन दोनों को मैं पढ़ता था। उसके साथ ही मैं संसद टीवी को रेगुलर देखता था। तो संसद टीवी पे जो डिबेट्स हैं बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, उनको हर मतलब अगर बच्चे देखें तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और विजन आईएएस में पढ़ता था, उसके मैं नोट्स नहीं बनाता था, उसी में मैं अंडरलाइन कर लेता था, फिर बाद में उसको रिवाइज करता था। तो मेरा करंट का ये सोर्स था और मुझे लगता है जिस तरह का अभी एग्जाम है, आप 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ें तो मतलब वो चाहे आप 22 का दे रहे हैं या 23 का दे रहे हैं, वो पिछले 1 साल का आपको अच्छे से आना चाहिए और जो लास्ट 6 मंथ का है वो आप बहुत अच्छे से कर लें। राइट सर। ओके। सो प्रिपरेशन के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे, क्योंकि आपका 3rd अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, उसके 2 अटैम्प्ट आपने दिए, तो नॉर्मल सी बात है आपके सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, मेरा 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैंने 2017 में तैयारी शुरू की और मेरा जो 2019 का जो पीसीएस था उसका रिजल्ट 2021 में आया। तो ये रिजल्ट आने में 4 साल का गैप था, तो बहुत डिमोटिवेशन हुई, बहुत लो पॉइंट्स आए मेरी लाइफ में। कई बार लगा कि कहीं मतलब ये शायद मेरी क्षमता के बाहर की चीज़ तो नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं कहीं गलत फील्ड में मैं आ गया, क्योंकि यूपीएससी में 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, पीसीएस में पहले अटैम्प्ट में प्रीलिम्स तो हुआ पर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेंस मैंने लिखा था। तो पर मुझे मोटिवेशन के लिए मैं देखता कि लोगों को कि कोई 6th अटैम्प्ट में, कोई 5th अटैम्प्ट में, कई बार कुछ जो जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो 7th 8th अटैम्प्ट तक कुछ लोग क्वालिफाई किए हुए हैं। तो उनकी जब मैं जर्नी को देखता, कहीं से मैं उनकी न्यूज़ को फॉलो करता देखता, तो लगता कि अगर ये इस परसेवरेंस के साथ, इस धैर्य के साथ इतने लंबे समय तक लगे हुए हैं और इस मुकाम को इन्होंने पा लिया, तो हम भी ज़रूर कोशिश करेंगे तो पा जाएंगे। तो वो एक मोटिवेशन का पॉइंट वहाँ से आता था। और उसके बाद मेरे फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था, कभी मुझे डिमोटिवेशन वहाँ से नहीं मिला, तो वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और जो टाइम लग रहा है वो दें, तो वो फिर शायद वो वर्थ इट हुआ। राइट सर। ओके। नॉर्मली सर हम लोग क्या है, किसी न किसी को अपना एक वो मानते हैं, मोटिवेशन के रूप में मानते हैं, या फिर किसी को एक ऐसा रखते हैं कि हाँ इससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे हम कुछ सीखते हैं, या फिर उसको हम फॉलो करते हैं उसके रूल्स को। ऐसा कोई आपके महान पर्सनालिटी हो या फिर कुछ हो? मैं महान पर्सनालिटी आप पूछेंगे तो मैं मतलब रोल मॉडल तो मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ जी। तो लेकिन अब उनकी बातों को फॉलो कर पाना मतलब वो मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति हैं वो। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनकी टीचिंग्स है उसको अपनी लाइफ में मैं उतारूँ, और जो मेरे अंदर प्रेरणा की जो स्रोत है या कुछ काम करने का जो जज्बा मेरे अंदर आता है, मुझे लगता है वो मेरे बड़े भाई हैं अनुज सिंह, उनका बहुत इसमें योगदान रहा है। जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, हमारे फादर किसान हैं, माता मेरी मदर जो है होम मेकर हैं, और बहुत छोटी हम लोगों की खेती किसानी भी बहुत कम ज़मीन है हमारी। तो उस बैकग्राउंड से आकर के मेरे भाई ने, वो घर में बड़ा था तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी थी, तो जैसा संघर्ष करके वो फिल्म लाइन में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके अंदर जुनून था अपने पैशन के लिए, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें उनकी स्किल बहुत अच्छी है। तो मैं उनको देखता तो मुझे लगता कि यार अगर ये कर रहे हैं, और फिर मुझे वो कंफर्ट देते थे कि अगर आप वो सारा संघर्ष वो झेलते थे, मुझे मेरे ऊपर नहीं आने देते थे। तो फिर उनको देख करके मैं कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो एक फैमिली की हम सिचुएशन को, स्थिति को बदल पाएंगे। जहाँ है वहाँ से क्वालिटेटिव चेंज होगा। तो वो एक मोटिवेशन रहा। राइट सर। ओके। सो सर स्टूडेंट जो होते हैं कि प्रिपरेशन में आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपकी क्षमता के अनुसार है नहीं है, तो अपने आप को स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करे कि हाँ वो इस तैयारी में है तो वो सही पथ पे जा रहा है, सही पाथ फॉलो कर रहा है, या फिर ऐसे नहीं कहीं भटक रहा हो?
अब इसमें तो देखिए ये बड़ा ही मतलब सब्जेक्टिव मामला है। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास एक गाइड हो जो आपको सही चीज़ें बताए, कम से कम वो मिस गाइड ना करे और निगेटिव उसकी थॉट प्रोसेस ना हो, पॉजिटिव आदमी हो और सही गाइड करे। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा, बच्चों को अपना असेसमेंट खुद भी करना चाहिए कि आप अगर 22 साल 23 साल के हैं, 24 साल के हैं और आप अगर असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी एक पर्सनालिटी की कमी है। तो उसमें आपको चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल की है, वो चेक करने का तरीका क्या है कि हम टेस्ट सॉल्व, हमारे जो भी पढ़ते हैं उसमें हम टेस्ट को सॉल्व करें, टेस्ट में देखें कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है। मेंस का टेस्ट हम लिख करके देखें कि मेंस में हमारी प्रोग्रेस कैसी है, हम आंसर की फ्रेमिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पॉइंट्स हमारे दिमाग में जो हैं उनको हम डिलीवर कर पा रहे हैं, या कुछ एडिशनल चीज़ हम उससे सोच करके निकाल पा रहे हैं क्या एट ए टाइम। तो उन चीज़ों को आपको काम करना चाहिए। ओके, सो सर, स्टूडेंट्स नॉर्मली प्रिपरेशन के दौरान फालतू की चीज़ों में भटक जाते हैं या फिर इधर उधर का काम करने लग जाते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो उसको कैसे दूर करें? हाँ, इसमें तो यह है कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है। आप भटकाव तो देखिए बड़ा ऑब्वियस है कि भटकाव आएगा, और कई बार बच्चे बहुत गांव से आते हैं, वो दिल्ली इतना बड़ा एक्सपोजर उनको पहली बार मिलता है तो वो इस चकाचौंध में भटक जाते हैं। लेकिन हमें सोचना है कि हम कहाँ से आए हैं और क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप जो काम कर रहे हैं उससे आप अपने परिवार में, आप समाज और देश तो बहुत बाद में है, लेकिन हम पहले सोचते हैं कि जो हमारी सिचुएशन है वो कैसे बदलेगी। वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस पृष्ठभूमि से हम हैं, माता पिता आपके किस मेहनत से आपको पैसे दे रहे हैं। तो उसका अगर आपको अनुमान होगा, उस चीज़ को सोचेंगे तो फिर आपके अंदर भटकाव नहीं होगा, और इस चीज़ को हर बच्चे को अपने दिमाग में रख के चलना ही चाहिए। ओके, तो सर उसके बारे में बताइए कि आप जब तैयारी कर रहे थे, तैयारी के टाइम पे कौन सी कुछ लिमिटेड बुक्स बताइए जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। बुक्स का तो ऐसा है कि आप NCERTs को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, NCERTs को आप पढ़ें। और करंट अफेयर्स के लिए तो अभी बहुत सारी जो सब लगभग सभी ने उसको हिंदी वर्जन उसका निकाला है, तो आप चाहे विजन को फॉलो करें चाहे इनसाइट को फॉलो करें, तो मैक्सिमम यही फॉलो लोग करते हैं। उसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए मैं सनसेट टीवी रेगुलर देखता था, तो वो फॉलो कर सकते हैं बच्चे। तो उसके बाद अगर आप GS फर्स्ट पेपर के लिए आएँ तो GS फर्स्ट पेपर में चूंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था तो वो मुझे बहुत सारा हेल्प ऑप्शनल से मिल गया, लेकिन फिर भी मैंने NCERTs को पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा और नितिन सिंघानिया के बुक को मैंने उसको रेफ़र किया। उसके बाद सोसाइटी के लिए मैंने NCERT को पढ़ा, और उसके साथ ही मैंने जो विजन IAS के क्लास में उसमें उनके जो प्रिंटेड नोट्स हैं उसको मैंने फॉलो किया। और सेम मेरा ज्योग्राफी के लिए भी था कि NCERT और विजन IAS के नोट्स को मैंने फॉलो किया। ओके, सो सर कल को आप जब IAS ऑफिसर बनोगे तो क्या सोचा है कि क्या मतलब मेन एरिया पे आप क्या फोकस करोगे? मैंने सोचा है कि जो अभी प्रशासन में बहुत अधिक सेंसिटिविटी की कमी, कई बार ऐसा कई घटनाएं ऐसी आ जाती हैं कि लगता है कि संवेदनशीलता नहीं है लोगों में, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को प्रशासन के अंदर ज़रूर इंडल्ज करना चाहिए। तो मैं उसके लिए काम करूँगा, और जो पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो गैप है और वो सेंसिटिविटी के लैक के कारण ही है, तो उस गैप को मैं फिल करना चाहूँगा। उसके साथ ही जो समाज में असमानता है, इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वो बहुत सारे फॉर्म में सोशल इनइक्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन बेसिक है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू या एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी मुझे ओहदा मिलेगा उसके थ्रू मैं अपने कैपेसिटी में क्या चीज़ें मैं इनोवेट करके कर सकता हूँ, वो ग्राउंड पे जा करके मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जाए। ओके, सो सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, फिर जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके तरह नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? मैं UPSC के एस्पिरेंट को यही कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बना करके तैयारी करें, खास करके हिंदी मीडियम और रूरल बैकग्राउंड जैसे आपने मेंशन किया। तो मुझे वहाँ लगता है कि कई बार हमारे पास मोटिवेशन मतलब गाइडेंस नहीं होता है, कई बार इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो हमें खुद, जैसे महात्मा बुद्ध ने एक लाइन कहा है, आत्मदीपो भव, खुद का प्रकाश आप स्वयं बने। तो आपको खुद ट्राई करके कोशिश करना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को, अभी ऑनलाइन का ज़माना बहुत अच्छा, आप इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाती, तो आप गाइडेंस वहाँ से ले सकते हैं। और जो आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अभाव है उसका बहाना बहुत अधिक, मतलब मुझे लगता है बहुत अधिक सही नहीं है, क्योंकि आप उसे दूर कर सकते हैं। जैसे मैं जब
अपने कॉलेज टाइम पे और स्कूल टाइम में, मैं इंटर में था तब मैं होम ट्यूशन देता था। तो मुझे पैसे ठीक ठाक मिल जाते थे, तो उससे मेरा पैसे खर्चा चलता था। तब मेरे भाई की कमाई बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद मेरे भाई को फिल्में मिलने लगी तो उनको पैसे ठीक ठाक आने लगे, तो मैं उसके बाद मैंने होम ट्यूशन देना बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो हम अपने पढ़ाई से मुड़े बिना भी इकोनॉमी अपने कुछ जनरेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और उससे अपने खर्चे को चलाएंगे तो अच्छा आप अपने सपने को फिर पूरा कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।